मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र पार्ट सेकंड। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लोकतंत्र का अर्थ, जिसमें हमने पढ़ा था कि यह ऐसा शासन है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग हिस्सा लेता है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता और काफ़ी हद तक इसे हम लोगों ने सरकार के रूप में नहीं बल्कि राज्य सरकार और जनता के भागीदारी के रूप में देखा था। मोटे तौर पर हमने इसे एक ऐसे शासन के रूप में देखा जो जीवन पद्धति या जीने का एक ढंग है। अवधारणात्मक रूप में हमने इसे 3 अर्थ में लिया था। निर्णय करने की विधि है, निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है और आदर्शात्मक मूल्यों का समूह है, जिसमें हमने देखा था कि लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब निर्णय जनसहभागिता से, विचार विनिमय से, संवैधानिक तरीकों से और अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के साथ लिए जाएं। इसके साथ साथ जनता के सामने प्रतियोगी दलों का विकल्प होना चाहिए, मताधिकार की समानता होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व की समरूपता होनी चाहिए और बिना भेदभाव के सार्वजनिक पद धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। हमने ये भी देखा था कि जो लोकतंत्र है उसमें प्रतिनिधि सरकार हो, उत्तरदायी सरकार हो, लोकप्रिय संप्रभुता यानी जन संप्रभुता होनी चाहिए, संवैधानिक सरकार होनी चाहिए और इसके साथ साथ व्यक्ति का सम्मान, स्वतंत्रता, विधि का शासन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और समता प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने देखा था लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में, जिसमें से हम 2 दृष्टिकोण पढ़ चुके हैं। पहला दृष्टिकोण हमने पढ़ा था लोकतंत्र का पारंपरिक उदारवादी दृष्टिकोण और दूसरा पढ़ा था हमने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे तीसरा सिद्धांत, लोकतंत्र का बहुलतावादी सिद्धांत। लोकतंत्र का बहुलतावादी जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत बहुत पुराना नहीं है। पिछले 3 एक नए सिद्धांत के रूप में ये सामने आया और एक ऐसा सिद्धांत है जिसे विशुद्ध लोकतांत्रिक ठहराते हुए सोवियत संघ और अन्य साम्यवादी व्यवस्थाओं को लोकतंत्र विरोधी साबित करना था। इसका जो मूल मंतव्य है वो है अनेकता में स्थापित करना, यानी लोकतंत्र में कोई एक सत्ता नहीं है बल्कि अनेक सत्ता है। और ऐसी स्थिति में बहुलतावाद को रॉबर्ट डाहल ने बहुतंत्रवाद भी कहा है। एक तरह से इसका अर्थ हम देखें तो ये ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें नीति निर्धारण का काम समाज के विभिन्न हित आपसी विचार विनिमय से करते हैं, यानी कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा बल्कि अलग अलग समूहों के द्वारा विचार विनिमय से शासन का कार्य किया जाता है। बहुलवादियों की मुख्य धारणा है कि शक्ति का प्रयोग, विशेषकर राजनीतिक नीतियों का निर्धारण, समाज की सब संस्थाओं और हितों को मिल बांटकर करना चाहिए। इसकी परिभाषा देते हुए आर प्रिस्थन लिखते हैं, यह एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति बहुत सारे प्राइवेट समूहों, समान रुचि के संगठनों और ऐसे संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के बीच बटी रहती है। तो इस तरह से जो काफ़ी हद तक बहुलतावादी सिद्धांत है, ये किसी एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानता लोकतंत्र में, बल्कि संगठन, दबाव समूह, ट्रेड यूनियन के संघ, राजनीतिक दल और अन्य जो संस्थाएं हैं उन सबको उतना ही महत्वपूर्ण मानता है। ये संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत भी देता है, यानी जो संप्रभुता है वो भी केवल राज्य के पास नहीं है बल्कि समाज के अन्य संस्थाओं में और राज्य में विभाजित होती है। इसी तरह से ये कहते हैं कि राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए, असीमित नहीं है। राज्य के जो विभिन्न अंग हैं वो एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। राज्य में जो संगठन मौजूद हैं और उनको भी नीति निर्धारण में हिस्सा मिलना चाहिए। तो जनता जब नीति निर्धारण में हिस्सा लेती है तो वो व्यवस्थित संगठनों के माध्यम से ले सकती है। नीति बनाते समय जो समूह हैं विभिन्न, उनसे विचार विमर्श किया जाना चाहिए।
तो इस तरह से ये किसी एक को संप्रभु नहीं मानते, ये केवल राज्य को सत्ता नहीं सौंपते, बल्कि विभिन्न संगठन जितने भी मौजूद हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, दबाव समूह हैं, दल हैं, सभी के पास सत्ता को मानते हैं, सत्ता को एक तरह से हम कहें कि बांट करके देखते हैं। अगर हम इसकी आलोचना करें तो ये कहा जा सकता है कि ये सिद्धांत संगठित समूह और संस्थाओं को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, व्यक्ति को महत्व नहीं देता, जबकि हम लोकतंत्र में व्यक्ति को महत्व देते हैं। ये एक तरह से दबाव गुटों की राजनीति बना देता है और सरकार को उस दबाव के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि संगठनों की शक्ति एक तरह से काफ़ी ज़्यादा समन्वित होती है। संप्रभुता को विभाजित करता है ये, जबकि एकलवादी समाज में सत्ता को विभाजित करना असंभव बताते हैं। अब आते हैं हम लोकतंत्र के मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर। लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र की द्वंद्वात्मक व्याख्या करता है। साम्यवादियों ने लोकतंत्र को एक नए अर्थ में ग्रहण किया था, जैसा कि हम देखते हैं सोवियत संघ और चीन के शासकों ने इसे जनवादी लोकतंत्र के रूप में कहा है। मार्क्सवाद लोकतंत्र को शासन व्यवस्था के अलावा मूल्यों की एक व्यवस्था समझते हैं और इनका मानना है कि लोकतंत्र तभी संभव है जब आर्थिक समानता हो, सामाजिक न्याय हो, शासन में जनता की हिस्सेदारी हो और शोषण की अनुपस्थिति हो, प्राइवेट संपत्ति खत्म हो जाए, उत्पादन के साधनों में सामाजिक स्वामित्व हो। यानी आर्थिक पक्ष पर बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि यदि समाज की आर्थिक व्यवस्था पूंजीवादी होगी तो लोकतंत्रीय सरकार भी पूंजीवादी हितों को संरक्षित करेंगे और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र जनवादी नहीं हो सकता, जनता के हित में नहीं हो सकता। जब तक पूंजी का सामाजिकरण नहीं किया जाएगा तब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। लेनिन का मानना था कि सर्वहारा वर्ग का जो अधिनायक तंत्र है वो ही सच्चा लोकतंत्र है, क्योंकि उसमें संपत्ति पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। केवल थोड़े से पूंजीपतियों के माध्यम से वहाँ संपत्ति नहीं रखी जाती, बल्कि संपूर्ण समाज के पास समान रूप से संपत्ति होती है। मजदूर वर्ग की तानाशाही केवल एक वर्ग का राज्य है। हर राज्य एक लोकतंत्र की तरह ये भी पूर्ण लोकतंत्र नहीं होगा। मार्क्सवाद पूर्ण लोकतंत्र को तर्कसंगत नहीं मानते। लोकतंत्र एक प्रकार का राज्य है और हर राज्य केवल एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर राज्य हो सकता है। इसलिए उनका मानना है कि कोई भी लोकतंत्र पूर्ण नहीं हो सकता। साम्यवादी समाज में जब राज्य का विलोप हो जाएगा, जब राज्य खत्म हो जाएगा, तभी पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है और तब ये वर्ग राज्य न होकर के संपूर्ण समाज का राज्य होगा। मजदूर वर्ग की तानाशाही पूंजीवादी लोकतंत्र से तो श्रेष्ठ है। बहुमत वाले वर्ग का लोकतंत्र है, शोषण को बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि शोषण को खत्म करने का एक माध्यम है। लेनिन कहा करते थे, मजदूर वर्गीय प्रजातंत्र पूंजीवादी प्रजातंत्र से लाखों गुना अधिक प्रजातांत्रिक है। लेकिन ये शोषण का अंत करके शोषण मुक्त समाज की रचना करने का एक माध्यम मात्र है। इसको हम पूर्ण लोकतंत्र की स्थिति नहीं कह सकते। इसकी भी आलोचना की गई, क्योंकि हम अगर कहें तो ये भी एक वर्ग विशेष की तानाशाही है, मजदूर वर्ग की तानाशाही है, जबकि लोकतंत्र सभी के लिए है। मजदूरों के अलावा ये सभी वर्गों का दमन कर रहा है, अन्य वर्गों को जीने का अधिकार नहीं देना चाहता, तो उस रूप में भी ये लोकतंत्र सही नहीं है। अगली बात या तीसरी बात आती है कि मजदूर वर्ग की जो तानाशाही है ये लोकतंत्र बहुमत का शासन नहीं है, केवल कुछ क्रांतिकारियों या हम कहें कि कुछ विशिष्ट वर्ग का शासन है। अगली विचारधारा हम देखेंगे लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण। ये जो लोकतंत्र है का मॉडल है, ये उदारतावादी और मार्क्सवादी लोकतंत्र का मिला जुला रूप है।
समाजवादी लोकतंत्र में राजनीतिक समाज के मूल्य को उदारतावादी लोकतंत्र के समान है, जिसमें स्वतंत्रता है, राजनीतिक समानता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय है, जन कल्याण है। परंतु साधनों की दृष्टि से जो समाजवादी लोकतंत्र है वो साम्यवादी विचारधारा के करीब है। लोग इस लोकतंत्र में, जो समाजवादी लोकतंत्र है, इसमें समानता के आर्थिक पहलू पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विश्व में है वो उदारतावादी लोकतंत्र है और समानता स्वतंत्रता पर आधारित, जिसमें प्रतियोगी दल भी मौजूद है, विचार विनिमय भी मौजूद है, बहुमत भी मौजूद है, तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी मौजूद है। अब आते हैं लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। सबसे पहले देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शुद्ध रूप है, इसमें जनता और सरकार में कोई भेद नहीं होता। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेना है तो सारी जनता एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है और उसके बाद में वो निर्णय करती है। यानी अगर हम देखें तो निर्वाचक मंडल और व्यवस्थापिका एक ही हुई, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी कानून बनाने का कार्य जनता कर रही है और निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का सबसे, जिसे हम कहें, शुद्ध रूप है। लेकिन अगर हम देखें तो पूरे विश्व में केवल वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड के 5 कैंटन यानी राज्य, तो इन 5 कैंटन में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की शासन प्रणाली को लागू किया गया है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बड़े राज्यों में, जहाँ भौगोलिक तौर से भी विशाल भूभाग है, जहाँ जनसंख्या करोड़ों में है, और ऐसी स्थिति में जनता को एक स्थान पर एकत्रित करना बहुत मुश्किल कार्य है। दूसरी बात है कि जो जनता है, जो नागरिक है, उसके पास में इतनी योग्यता भी नहीं है कि वो कानून बना सके। तो ऐसी स्थिति में भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सिर्फ स्विट्ज़रलैंड के 5 कैंटन्स तक सीमित है। संपूर्ण जनसंख्या में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को काम में लेने के लिए 4 प्रकार की विधियां काम में ली जाती हैं। सबसे पहला है जनमत संग्रह, यानी जनता से जनमत इकट्ठा करना। दूसरा है आरंभक, यानी कानून को शुरू करना। तीसरा है प्रत्यावर्तन और चौथा है लोक निर्णय। तो ये 4 विधियां इसकी मानी जाती है। दूसरा प्रकार है लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रजातंत्र भी कहा जाता है। यही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जिसे हम कहें व्यावहारिक है। वास्तव में जनता निर्णय लेती है, लेकिन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लेती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य किया जाता है। जैसे हम भारत में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, यानी हम अपने प्रतिनिधियों को चुन देते हैं निर्वाचन के माध्यम से, और उसके बाद में विधानमंडल, संसद, व्यवस्थापिका गठित होती है, बनती है, और वही कानून भी बनाती है और शासन भी करती है। लेकिन जनता उस पर नियंत्रण रखती है, उसे हटा भी सकती है। जनता संप्रभु है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता स्वयं भाग लेती है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी निभाती है। J.S. मिल जो विचारक हैं, वो इस प्रतिनिधि प्रजातंत्र के या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि ये एक ऐसा शासन है जिसमें सारी की सारी जनता या फिर उसका बहुसंख्यक भाग शासन सत्ता का प्रयोग समय समय पर चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा करता है। तो आज जो हम लोग भारत में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, या विश्व के अन्य देशों में देख रहे हैं, तो वो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रजातंत्र है। लोकतंत्र कैसे सफल हो, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आम जनता, सामान्य जनता उसमें भाग लेती है, अपना वोट करती है, अपना वोट देती है, मत देती है, उससे सरकार बनती है और वही लोग शासन चलाते हैं। कोरी और अब्राहम ने इसमें 4 बातें कही हैं। सरकार और नागरिकों की गतिविधि का विधि के अनुसार संचालन होना। दूसरा है आपसी मतभेदों का निवारण वाद विवाद और विचार विमर्श से होना। तीसरी बात उन्होंने कही, मतभेदों का तथ्य एवं तर्क की कसौटी पर परखा जाना। और चौथा है, जो भी निर्णय लिया जाए वो बहुमत से लिया जाए। वहीं पीटर मर्कल ने लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 शर्तें जो बताई हैं वो हैं, पहला, रहन सहन का अपेक्षाकृत उच्च स्तर।
यानी सब समानता के स्तर पर रहे और अच्छा जीवन हो, गरिमा में जीवन हो। दूसरा है उपयुक्त मात्रा में सामाजिक और आर्थिक समानता, जहाँ तक हो असमानता कम से कम हो। तीसरी बात है स्वतंत्र और बहुल समाज, व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो। और चौथा है आधुनिक दृष्टिकोण। मोटे तौर पर लोकतंत्र की सफलता के लिए जो बातें आवश्यक हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला है लोकतांत्रिक भावना। नागरिकों में लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहें, ये जरूरी है। जनता का चरित्र ऊंचा होना चाहिए, उनमें ईमानदारी हो, सार्वजनिक कार्यों के प्रति निष्ठा और रुचि हो, तभी वो सही प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं, दूरदर्शिता और धैर्य से काम ले सकते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है ताकि जो प्रतिनिधि चुनकर गए हैं वो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें, अपने जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे और तभी एक लोकतंत्र बना रह सकता है। निश्चित रूप से शिक्षा बहुत जरूरी है अगली शर्त के रूप में, क्योंकि नागरिक शिक्षित होंगे तो वो सही जानकारी रख सकेंगे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के बारे में निर्णय ले सकेंगे स्वतंत्रता पूर्वक और तभी एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। इसके साथ साथ सहयोग और सहिष्णुता की भावना बहुत आवश्यक है और इस सहिष्णुता की भावना के आधार पर जो बहुसंख्यक वर्ग है वो अल्पसंख्यकों के प्रति अच्छा व्यवहार रखेगा, शांति भंग का खतरा कम होगा। तो वहीं अल्पसंख्यकों का भी कर्तव्य है कि बहुसंख्यक शासन का गलत तरीके से विरोध न करें। प्रबुद्ध लोकमत भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो स्वस्थ और शक्तिशाली लोकतंत्र का प्रहरी है। इसी तरह से प्रेस यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आकार देने के लिए अखबारों का, टेलीविज़न का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस होना बहुत ज़रूरी है ताकि निष्पक्ष तरीके से सूचनाएं, तथ्य, घटनाएं जनता के सामने आ सकें और सरकार तक सही बात को पहुंचा सकें। स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत ज़रूरी है, जैसे प्रेस बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी गलत निर्णय अगर सरकार लेती है तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके, संविधान की रक्षा हो सके। और ये भी जरूरी है कि न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में कार्यपालिका या व्यवस्थापिका हस्तक्षेप ना करें। इसी तरह से संपत्ति के वितरण को सही तरीके से किया जाए, यानी विषमता ना हो, विषमता कम से कम हो। सामान्य तौर पर जनता का जो जीवन है वो एक तरह से हम कहें कि सामान्य जीवन यापन का तरीका उसके पास हो, बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा गरीबी या निर्धनता का भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा लोकतंत्र में मत की सौदेबाजी होने लगती है। प्रभावशाली विरोधी दल होना बहुत जरूरी है, तभी लोकतंत्र काम करता है, अन्यथा सरकार निरंकुश हो जाती है, लापरवाह हो जाती है और गलत कानूनों का निर्माण होने लगता है। ये भी कहा गया कि बंदी शिविर बन जाते हैं, सैनिक शासन, गुप्त पुलिस जैसी चीज़ें हो जाती हैं और इसके माध्यम से लोकतंत्र खत्म हो जाता है। स्थानीय स्वशासन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो प्राथमिक शाला है जिसके माध्यम से नागरिक शासन सत्ता में भाग लेते हैं और अभिरुचि उत्पन्न होती है और स्वयं के शासन के प्रति लगाव उससे आता है। और एक और जो शर्त बताई जाती है वो है सामाजिक और राजनीतिक समता या समानता। जहाँ तक हो ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, निर्धनता, गरीबी ये नहीं होना चाहिए। किसी समाज विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, कोई शोषित, पीड़ित या पददलित नहीं होना चाहिए। किसी को भी बिना किसी भेदभाव के मत देने से वंचित नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और एक लोकतंत्र में पद को धारण करने, कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, तभी निश्चित रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। आज के लिए इतना ही।